तो इधर उधर की बात न कर, इस शायरी का जितना सियासतदानों ने इस्तेमाल किया है किसी और ने शायद ही किया होगा। विडंबना बस इतनी है कि सियासत इधर उधर की ही बातें कराती है, चाहे वो प्रश्न उठाना हो या फिर जवाब देना। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने जब जवाब दिया तो वह सही मायनों में जवाब था, लाजवाब था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। नेता प्रतिपक्ष ने जब मोर्चा संभाला तो नेहरू, इंदिरा को लेकर और राहुल तक सब पर बोला। कांग्रेस के बजट पर थोड़ा बोला और फिर डाइवर्ट होकर कश्मीर टू कन्याकुमारी गिनाने लगे। फिर बजट पर आए, एक दो जगह तथ्य भटके, लेकिन जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्तर देना शुरू किया, विपक्ष मानो चुप दिखाई दिया। जैसे जैसे इधर उधर के प्रश्न आए थे उनके तो जवाब दिए ही, लेकिन फोकस प्रदेश के बजट पर रहा। कई माननीयों की मांगों को उचित स्थान दिया, ठीक उसके उलट जो जूली आरोप लगा रहे थे उससे हटे और फिर मास्टर स्ट्रोक के रूप में कई घोषणाएं आई। प्रश्न बस यही है कि बजट पर विपक्ष के दांवपेच क्या आज तहस नहस होते हुए दिखाई दिए? क्या विपक्ष सचमुच वो भ्रम फैला रहा था जिस पर आज मुख्यमंत्री जवाब देते हुए दिखाई दिए, और क्या सीएम भ्रम को काटने में अगर कोई भ्रम था तो सफल रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अटल खंडेलवाल साहब, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े रहेंगे। अटल जी, स्वागत है आपका। प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रदीप चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। आई होप सो कि आपने सुना हो वो रिप्लाई जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज आया सदन में। कैसा लगा आपको सुनकर? कुछ तो घोषणाएं ऐसी थी, कम से कम जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके लिए तो कम से कम एक घोषणा ऐसी थी, जो आपके मित्र होंगे कई जानकार, उस पर तो खुशी जता ही सकते हैं साहब, नहीं? देखिए, सवाल खुशी और गम का नहीं है। अच्छा। सवाल यह है कि सरकार के मुखिया जब सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में उपचुनावों की तैयारियां उनके दिमाग में हैं, तो सवाल यह है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातें करने से नहीं, काम करने की बात होती है। जहां तक भजनलाल जी की बात है, भजनलाल जी जो भी स्थिति में हैं और जिस तरह की सरकार वो चला रहे हैं, हमको मालूम है उनकी पर्ची सरकार केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। केंद्र के इशारे पर ही वो बात करती है, बयान देती है। तो भजनलाल जी की अपनी कोई ना योजना है, ना कोई उनका अस्तित्व है। केंद्र सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वे अपने कार्यक्रम और अपनी नीतियों की बात करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नई योजना या कुछ नया विचार प्रदेश के विकास के लिए उनके मन में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर हो भी, तो मुझे लगता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी इच्छाओं को बिना आला कमान के नोटिस में लाए, यहाँ पर या तो घोषणा करें या चर्चा करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब शायद अगले चुनावों का हमको, यानी प्रदीप जी, आज जो कुछ भी घोषणाएं हुई नहीं, आप उनको लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है? नहीं, आज 450 रुपए का गैस सिलेंडर, आप ही तो सवाल पूछ रहे थे। भजनलाल जी ने बजट पेश किया। हाँ। आप बजट को देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं मिला प्रदेशवासियों को। सिर्फ आपने लीपापोती करके वो बजट देने का प्रयास किया। सवाल वही है कि जब आप अपने निर्भर केंद्र सरकार पर है तो आपकी स्थिति कुछ है ही नहीं। केंद्र से मिलता है और केंद्र ने जो स्थिति बनाई है, उन्होंने बिहार आउटराइटली खारिज कर रहे हैं ना स्टेट है, तो आप आउटराइटली खारिज कर, आउटराइटली किसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। बहुत अच्छा प्रदीप जी, ये होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सोच, क्लियर विजन कि कुछ भी काम का नहीं, सब बेकार। 450 रुपए का सिलेंडर बेकार, विधायकों को वेतन भत्ते बढ़े वो बेकार, पत्रकारों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बेकार, जयपुर में द्रव्यवती नदी बेकार, 500 से बढ़ाकर 1000 खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसें बेकार, 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को अटल प्रगति पथ से जोड़ा जाना बेकार। ये क्लियरिटी चाहिए थॉट्स में। नहीं अटल जी, आप लोग क्लियर नहीं है। अटल जी आप क्लियर नहीं, अटल खंडेलवाल जी। नहीं प्रदीप जी सुनिए, आपको पूरा टाइम दिया। प्रदीप जी सुनिए ना, सुनिए प्रदीप जी, आपको पूरा टाइम दिया मैंने। प्रदीप जी आपको पूरा टाइम दिया नहीं, अब ये विधानसभा तो है नहीं, यहाँ थोड़ा अपन सही तरीके से चल रहे हैं। राहुल जी, अटल जी, राहुल जी ऐसा है, इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी कांग्रेस के जितने भी जो एमएलए थे उनको ये कहानी सुनाई थी कि भाई कभी कभी एक वो जंगल वाली कहानी सुनाई थी ना, जिसमें थोड़ी देर से समझ में आता है। तो अब उसका तो क्या इलाज, आप ऐसे बताइए कि जब एक बात कहते हैं कि भाई विजन 2047 की बात करते हैं और उसके तहत हम कहते हैं कि
हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 45,000 भर्तियां निकाल दी जाती है, 20,000 भर्तियां जो कर दी जाती है, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि तो हमारी थी, तो आप कर देते, वो कह रहे थे ना कि भाई आपकी थी तो आप अपने कार्यकाल में कर देते, लेकिन जो नहीं करके गए और हमने कर दिया, ये कर देना है ना। एक देखिए, एक तो केवल घोषणा करना और एक कर देना, इसमें बहुत फर्क रहता है। और ये कर देने की प्रवृत्ति, ये यही बात करने की कोशिश कर रहे थे वो कि भाई आप जो भी आपका कार्यकाल है उसके अंदर यदि कर देते हैं तो ठीक रहता है, भले वो बेरोजगारी को लेकर के हो, भले इन्फ्लेशन को लेकर के हो। इन्फ्लेशन की भी देखो, अब ये भ्रमजाल कैसे फैलाते हैं, वो ये कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। भाई महंगाई ये देखा जाएगा ना कि आपके कार्यकाल में महंगाई दर कितनी थी, इन्फ्लेशन रेट वो दिख रहा है कि भी 12% तक हाई गई और लोएस्ट जो गई 5 के करीब 4.457 के आसपास गई। और बीजेपी के कार्यकाल में इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट 6.67 गई, जिसमें कोरोना भी आ चुका है, और लोएस्ट अभी आप देखिए कि करीब 4 समथिंग गई। तो मतलब जैसा उन्होंने कहा, तो आज अभी भी 4.56% इन्फ्लेशन है, वही तो महंगाई दर है। तो उससे तो कई गुना 8, 9, 10, 12 ये रही है कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह साहब के टाइम में यही महंगाई थी। तो उसको आप नापेंगे कैसे? अब ये इस 250-300 चीजों के अंदर से जिससे इन्फ्लेशन आता है, उसमें से एक चीज उठा करके और बता देंगे कि साहब ये महंगा है, ये महंगा है, ये महंगा है। भजनलाल जी साहब ने ये भी कहा, ठीक है, कि आपने आज जो चिंता कर रहे हो कि 5,89,000 या ये 7,000 करोड़ कम मान लो, तो 5,70,000 करोड़ का जो ऋण इस प्रदेश पे है, 70,000 के करीब वो है। इसमें क्या इशू ऋण का भी नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बहुत सारी गलत जगह यूज करने की कोशिश की, उनमें से मोबाइल जैसे बांटने जैसी प्रवृत्तियां इन्होंने इस राज्य को देने की बात की, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। तो ये सारे इश्यूज को उन्होंने बोला कि अब हमारा चिंता ये भी है कि उसको कम किया जाए, उस ऋण को कम किया जाए, उसको हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया जाए। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कमल कुमार टांक जी जुड़ गए हैं। टांक साहब, आपका स्वागत है। आज आपने रिप्लाई सुना होगा टांक साहब, अगर मैं थोड़ा सा होपफुल हूं तो। टांक साहब, जब आपने सुना, आपको कैसा लगा आज मुख्यमंत्री साहब का रिप्लाई? देखिए, जहां तक आप बजट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के बयान दोनों तरफ से हैं। अब रही बात ये कि जनता को क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, इसकी समीक्षा अलग अलग हिस्सों पर हो भी रही है, और उसमें जनता की तरफ से मांग बहुत ज्यादा रहेगी, जो कि वाजिब है, लेकिन सरकारें उतना नहीं दे रही। गहलोत सरकार ने भी बहुत सारी चीजें जो देनी थी वो नहीं दी, और उसको बहुत ही कुछ हद तक उन्होंने बढ़ाया या कुछ हद तक उनको चालू तो की। अब यहाँ जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो उन चीजों को बेहतर करते हुए आगे ले जाए, ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि चुनाव से पहले मोदी साहब ने भी कहा था कि जो भी बेहतर स्कीम है अशोक गहलोत जी की, वो नहीं बंद होगी, उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे। और तो अभी बेहतर तरीके से जो चलाने की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की बात है। दूसरी तरफ ये है कि हमें ऐसी और भी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो गरीब और वंचित को जल्दी लाभ दे और उनका एक तरीके से ये कह सके कि इस माहौल में जीना संभव कर सके। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की व्यवस्था करना और साथ साथ में उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, इन तीनों चीजों पर अगर वो ढंग से काम करे, जो सरकार अभी रोजगार को बढ़ाने वाली स्थिति को, मेरे को नहीं लगता है कि बहुत अच्छे से कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद भी कुछ नयापन लेके आई। गहलोत साहब के साथ भी वो समस्या आ रही थी और यहाँ पर भी वो समस्या आ रही, उस पर और ज्यादा ध्यान देने की। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इशू है सरकारी नौकरियों से, ठीक है, हाँ, सरकारी नौकरियों से पार नहीं पड़ेगी, नौकरियों सही जी, सरकारी नौकरियों से ज्यादा व्यवस्था होनी नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बहुत लिमिटेड है। इससे पूरे राज्य की जनता का कल्याण नहीं होगा,
बाकी जो रोजगार के सृजन है उनको बढ़ाना पड़ेगा। वो प्राइवेट सेक्टर से ही आएंगे और प्राइवेट सेक्टर तब बढ़ेगा जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत सही बात है कमल जी। और इसी सवाल के साथ में अटल जी आपके पास में आ रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से साहब? ये एक बड़ी बात है। हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, ये तो चाहे चतुर्वेदी जी की सरकार के टाइम का वक्त हो, चाहे खंडेलवाल जी की सरकार के वक्त हो, हम बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम लोग फिर वहीं पहुंच जाते हैं ढाक के तीन पात। नहीं, ये एक बड़ा इशू है। अगर रोजगार एड्रेस करना है तो इन्वेस्टमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। राहुल जी देखिए, आपकी जो बात है वो ठीक है, मैं पुरानी चीजों पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि रोजगार का सृजन करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा और रेड कारपेटशिप को कम करना पड़ेगा। ये दो कारण है। और देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है तो आईटी, सोलर और पर्यटन, ये तीन व्यवस्थाओं से राजस्थान बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेट बन जाता है। और जो हम मान के चल रहे हैं 350 बिलियन डॉलर की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम राजस्थान की कर देंगे। ये तीन सेक्टर को बहुत ज्यादा हमारा इन तीन सेक्टर पे फोकस रहेगा। और ये तीन सेक्टर देखिए, आईटी को लेकर के वहां केवल बिजली की जरूरत है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। और देखिए, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है, उसको हम आगे बढ़ाने जा ही रहे हैं। जल समझौता हो गया है और वो भी अब उतरने लगेगा धरातल पे। आप देखोगे कि 7 महीने अभी बीते हैं और अब तेजी से काम शुरू हो जाएगा। यमुना नहर वाला हरियाणा के सरकार के साथ हमारा समझौता हो गया है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप किसी से भी पूछिए कि वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। लोगों को मतलब बड़े हॉस्पिटल वगैरह किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होती। बस जरूरत है अब उनको धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ाने की, वो व्यवस्था की जा रही है। आज ही देखो भजनलाल जी ने राशन कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं उनको उज्ज्वला गैस सेम 450 रुपए पे देने की घोषणा की। तो उसका जो स्वरूप है उसको बढ़ाया ना, अभी बहुत छोटा समय है और धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, एक बहुत अच्छी बात की कि उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा आता है जहां ठीक है सुरक्षा का माहौल। देखिए, सुरक्षा का माहौल हो, उन्होंने कहा अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई, शायद कांग्रेस के पास जाल इतना होगा और वो कृष्ण जी के भक्त हैं और सुदर्शन चक्र चलेगा और बड़ी मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। और सुरक्षा का जो हम तो चाहते हैं साहब मगरमच्छ पकड़े जाएं, निश्चित रूप से वो अच्छा, हम तो चाहते हैं मगरमच्छ पकड़े जाए। मगरमच्छ है कहाँ के ये समझ में नहीं रहा, मगरमच्छ पकड़े जाए। देखिए, सीएम ऐसा बोलता है ना राहुल जी, तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं सीएम जब बोलते तो मायने अलग होते हैं और मैं इसी पे आना चाह रहा था। आइए साहब चतुर्वेदी जी, एक सीएम साहब बोले और दूसरे सीएम साहब के लिए बोले। आज पिछले सीएम गहलोत साहब के लिए आज जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि साहब पिछली कांग्रेस सरकार, आपकी सरकार चतुर्वेदी जी, जिसने आपके हिसाब से बहुत काम किया, ऐसे अद्भुत अतुलनीय बजट दिए जिनका न ओर है न छोर है, जो अद्भुत हैं, जिनके बारे में कोई शब्द नहीं। आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से वो किसी काम के नहीं थे, जैसे आज आप बीजेपी के इस बजट के लिए कह रहे हैं, है ना। मैं बताता हूं क्या बोले वो। उन्होंने बोला साहब भजनलाल जी ने कि पिछली सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं की। कहा था पहले पिछली बार के साहब आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी, हुआ नहीं। राजसमंद जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, बने क्या? नहीं बने। डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई थी, नहीं बने। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, महिलाओं की योजना के नाम ढूंढ कर लाए। एक परिवार के प्रति ऐसा लगता है कि बहुत समर्पण है, मुझे पता नहीं, ये उन्होंने उनके लिए कहा। चतुर्वेदी साहब आपका समर्पण है नहीं है अलग बात है। कांग्रेस राज की घोषणाएं खूब हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1000 बसों की घोषणा हुई थी, वो नहीं आई। ये वो बातें उन्होंने बताई जो मांगते मांगते लोग थक गए थे और देते देते नहीं थके थे। इसके ऊपर उन्होंने तंज कसा। केवल उनका कहने का मतलब ये है, जो लब्बो लुबाब मैं समझाऊं, घोषणाएं करने से नहीं होती साहब। घोषणा वो करो जो पूरी कर पाओ, नहीं जो पूरी नहीं कर पाओ घोषणा करने से क्या फायदा। आपका होमवर्क बहुत अच्छा है।
आपने सरकार की जो न कर वाले काम तो गिना दिए, लेकिन जो किए हुए काम उनकी छूटी शायद आपके पास नहीं है। अरे साहब मैंने थोड़ी घुमाई है, मेरा होमवर्क है नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का होमवर्क है, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं उसमें सरकार की उपलब्धि की बात आपने एक भी नहीं की। क्या अशोक गहलोत ने अगर 5 साल काम किया तो क्या उनकी उपलब्धियां नहीं थी? वो शायद आपके संज्ञान में नहीं है। अरे साहब ही नहीं है। मैं चतुर्वेदी साहब मैं बताऊं आपको, आपने वो बातें गिनाई। हाँ नहीं, अरे साहब चतुर्वेदी अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा हिंदी समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। चतुर्वेदी साहब सुनिए, एक बार सुनिए चतुर्वेदी जी, आप बड़े आदरणीय हैं, मेरी बात सुनिए। मैं वो चीज कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कही, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। चतुर्वेदी जी आप गुस्सा हो रहे हैं, काम की मैंने जो नहीं, अब मैं क्यों गिनाऊंगा साहब? मैं पिछले 15 साल से 20 साल से ऐसे डिबेट करता रहा हूं चतुर्वेदी जी। जब आपके मुख्यमंत्री जी, आपके क्या प्रदेश के जब मुख्यमंत्री गहलोत जी हुआ करते थे, वो जब बजट में ऐसी बातें कहते थे रिप्लाई में, तो मैं उसे भी गिनाता था। आज ये सब बातें भजनलाल जी ने कही, आज ये भजनलाल जी ने कही, आप इस पर रिप्लाई दे दीजिए, बस इतनी सी बात है। नरेंद्र मोदी ने भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल की तारीफ की थी, ठीक है, उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। कोरोना काल में जो काम किया था उसकी उन्होंने प्रशंसा की थी। इसलिए अशोक गहलोत का मुकाबला तो आज प्रधानमंत्री भी करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, उन्होंने जीडीपी 11% की जीडीपी उन्होंने दिखाई थी, देश में दूसरे नंबर का राज्य था। हमने विकासशील राज्यों में दूसरा नंबर प्राप्त किया और 11% की जीडीपी हमने क्रिएट की थी। उसके बावजूद की जबकि जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा था, नहीं कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना इन सबको पीछे छोड़ दिया था ना। 11% की जीडीपी हमने गेन की थी। अच्छा क्या होता है जीडीपी? अशोक अच्छा जीडीपी क्या है? जीडीपी किसी भी स्टेट की आप अकेले की जीडीपी परिभाषा मैं ऐसे नहीं कर रहा, फार्मूला है। मैं कह रहा हूँ जीडीपी का सिंगल स्टेट का जीडीपी का कोई मीनिंग नहीं। क्या मीनिंग है बताओ? अगर मैं अकेले मेरे को बोलूं कि मेरे को क्लास के अंदर फिर गड़बड़ हो जाएगी अटल जी, फिर गड़बड़ कैसे होगी मैं बताता हूँ। अटल जी गड़बड़ कैसे होगी मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। एक सेकंड चतुर्वेदी जी मैं इस पे पूरक दे रहा हूँ। चतुर्वेदी मुझे बताइए, मैं पूरा सप्लीमेंट्री में। राज्य वित्त आयोग, अरे खंडेलवाल साहब आप ऐसा कह रहे हो। एक सेकंड चतुर्वेदी जी एक सेकंड रुकिए। चतुर्वेदी सुनिए मैं इस पे पूरक देता हूं, मैं इस पे सप्लीमेंट्री लेता हूं। अगर जीडीपी कोई मायने नहीं रखती ना अटल जी, तो मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना ढिंडोरा पीट करके जीडीपी की बात करने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जीडीपी पर बात करने का कोई हक नहीं है। तमाम दूसरे बीजेपी शासित राज्य जहां सीना ठोक करके बोलते हैं कि साहब हमने जीडीपी ये कर दी, जीडीपी पर बात होगी साहब, क्यों नहीं होगी? एक मिनट कलेक्टिव तो होगी ना चीज। राहुल जी क्या है कि मैं पिछड़ा स्टेट था और मैं अभी थोड़ा सा मैंने बेटर काम किया, या एक साल पिछले साल मेरी मान लो कि मेरी प्रगति मैंने 8% से इंक्रीज हुआ और अगली बार में 12% से इंक्रीज हुआ मैं ही, तो उसको मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा कि सब कर्नाटका है वो तो 4% से ग्रो हो रहा है, जीडीपी उसकी 4% है और मेरी है वो 12% है, तो मैं ज्यादा हूं। मेरा कहने का है कि मेरे से ही कंपैरिजन में अगर बात है तो ठीक है। अब कोरोना काल में ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में देश के अंदर राजस्थान की जीडीपी 11%, आप बता दो इसका मीनिंग। बता दीजिए चतुर्वेदी साहब। नहीं मैंने कोरोना काल में नहीं कहा अटल जी, मैंने कहा पिछले कार्यकाल में 11% जीडीपी करके दूसरा राज्य हम बने थे, हमसे सिर्फ एक राज्य की जीडीपी ज्यादा थी और ये प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा यही कोरोना काल नहीं, अभी 5 साल की सरकार का ये जीडीपी हमारा कहता था और ये उसकी सफलता का द्योतक है। ठीक है कि अशोक गहलोत ने किस तरह से प्रबंधन किया था फाइनेंस का। कमल जी स्वयं फाइनेंस सर देखो कमल जी, प्रधानमंत्री जी को कोरोना काल में सबको साथ लेना था, किसी से किसी बात के लिए कोई भी अगर कहीं पर भी है सबका साथ सबका विकास भारत को बहुत तरीके से और उसको लेकर के घोषणाएं करते रहो। एक तटस्थ लेने दीजिए मुझे राय। चतुर्वेदी जी, कमल जी एक सेकंड, बड़ी देर से टाक साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं कमल जी आपके पास में आ रहा हूं। आज वाद विवाद जब हमने देखा सदन के भीतर, जब वाद विवाद चल रहा था, पहले नेता प्रतिपक्ष बोले, फिर मुख्यमंत्री बोले, आज सदन की कार्यवाही देखकर अच्छा लगा। आज वैसी टीका टिप्पणियां नहीं थी, उस तरीके से नोकझोंक नहीं थी, उस तरह की शरारतें नहीं थी और उस तरह का पूर्वाग्रह नहीं था कि आज किसी को बोलते समय टोकना ही है। अच्छा लगा, सदन में ऐसा होना चाहिए, ये परिपक्व बहस ऐसे ही चले, उम्मीद की जानी चाहिए। नहीं टाक साहब, अच्छा रहा ना? हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है
कि अब जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं और अभी देखिए दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और जब जो भी उन्हें बोलना है, चाहे वो सही है गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपनी बात रखें और एक दूसरे को सुने, फिर अपनी बात बोलने के बाद दूसरा उसके ऊपर जवाब दे, जिससे कि वो बात को सुना जा सके और उसके ऊपर समीक्षा हो सके। क्योंकि उन दोनों के बोलने के बाद भी, आप दोनों बोलते हैं उसके बाद भी जनता समीक्षा करती है, सामने बैठे हुए एंकर और दूसरे साथी भी उसकी समीक्षा करते हैं, और यही सदन के अंदर होना चाहिए। और ये चाहे बड़ा सदन हो, छोटा सदन हो, मतलब विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां पर ये बिल्कुल होना चाहिए। टोका टाकी, छीटाकसी और चिल्ला चिल्लेट, ये ऐसे लगता है जैसे कोई हम संसद की बहस नहीं सुन रहे हैं, संसद में किसी की बात नहीं सुन रहे, किसी भिंडी बाजार या सब्जी बाजार में आ गए जहां पर किसी का कोई पता ही नहीं। ये प्रथा अगर यहाँ जो चली है ये वाकई अनुकरणीय है, और ये साधुवाद है इन दोनों ही पक्षों को कि इससे जनता इनरिच होती, जनता समझ पाती है कि कम से कम जो भी पक्ष या विपक्ष बोल रहे हैं वो जनता के मुद्दों पर और जनता के पक्ष को किस तरीके से आगे ले जाए। क्योंकि आज मुख्यमंत्री को सुनकर कैसा लगा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा। अंत में तो सभी को जनता के पक्ष। आज जब मुख्यमंत्री को सुन रहे थे तब कैसा लगा आपको? क्या जो शांति सामने की तरफ से थी वो उनकी बेहतर वाक्पटुता की वजह से लगी आपको, कमल कुमार जी? मुझे आपकी आवाज नहीं आई सर। मैं कमल कुमार जी ये जानना चाह रहा हूं, आज विपक्ष बड़ा शांत दिखाई दिया, वो शांति विपक्ष की कहना चाहिए आदरभाव बताता है कि सदन में कैसे बिहेव करना, या फिर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री साहब की ऐसी वाक्पटुता थी जिस वजह से विपक्ष शांत दिखाई दिया है? क्योंकि सब अपनी अपनी तरीके से फ्रेम करेंगे, बताएंगे। नहीं, देखिए ये एक और बात है, मैं कह रहा हूं इसको ट्विस्ट ना करें किसी भी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मीडिया में भी और इवन राजनीतिक विशेषज्ञ भी इसको ट्विस्ट करके कि साहब ये जीत गया, ये हार गया, इससे ना बनाए, क्योंकि जनता को जीतना हराना होगा वो चुनाव के समय कर लेगी, लेकिन इससे ये है एक स्वस्थ परंपराएं जानी चाहिए, और स्वस्थ परंपरा में जीत या हार तो 5 साल बाद दिखी जाएगी कि किसकी हुई है, सरकार किसको चुनी जाती है वापस। लेकिन ये है कि काम कितने होते हैं, वो बात कितनी ढंग से रखी जाती है, वो जनता को सुनने का मौका पूरा मिलना चाहिए। और इसको हम आपस में ये पक्ष विपक्ष खूब करते हैं कि देखो साहब अब छा गए, क्या आक्रामक तरीके से उन्होंने उसका जवाब दे दिया और उन्होंने सबको धराशायी कर दिया। ये कोई बातों से ना तो कोई धराशायी होते हैं, ना बातों से किले कभी जीते जाते हैं, काम से ही जीते जाते हैं और व्यवहार से ही जीते जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हम इसको ट्विस्ट करने की जगह पर बेहतर तरीके से जो परंपरा है कि आपस में एक दूसरे को शालीनता से सुनना और तथ्यों के साथ जवाब देना, ये आगे बढ़े परंपरा, इसके लिए सबको सलाम और सबको एक तरीके से शुभकामनाएं। ठीक है, अभी विधानसभा की कार्रवाई जारी रहेगी, है ना, कल भी, यानी कि विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, अभी बिजनेस बाकी है। मैं आ रहा हूं आपके पास में साहब चतुर्वेदी जी, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विपक्ष इसी तरीके से शांति से सदन को चलाएगा, या फिर हम वो देखेंगे वैल में सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। हाँ। और ये बात सही है कि जो बहस उसमें हो उसमें आम लोगों के हित की बात हो और उनके कल्याण की बात हो, इसीलिए सदन चलाए जाते हैं और उन प्राथमिकताओं को आगे ला करके बात की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार अगर कहने वाली बात पर निष्ठा से बात करती है, उसकी ईमानदारी से बात करती है, तो हमें सदन चलाने में हम सहयोग करते हैं। ये हमारे जूली साहब ने भी कहा और हमारे अध्यक्ष सहयोग रहेगा, मतलब दोनों जुझारू नेता हैं। वक्त कब है, मुझे आखिर खंडेलवाल साहब से कमेंट लेना है। अगर आप प्रदेशवासियों के कल्याण की बात करेंगे तो हम निश्चित तौर पर शांति बनाए हुए हम उसमें सहयोग करेंगे। खंडेलवाल साहब, अगर आप गलत बयानी करेंगे, आप छोटी बातें करेंगे, आप राजनीतिक बातें करेंगे और जनता को आप सुविधाएं नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात। ठीक है खंडेलवाल साहब, सदन ऐसे ही चलेगा, फ्लोर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, नहीं शांति के साथ चले, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जो सदन में अच्छी बात थी वो, जैसा कि टाक साहब ने भी बोला, साधुवाद बोला कि भी अनुकरणीय है, उसका 2 कारण है। एक तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किसी ने यूज नहीं की वहां पर, जो कि कई बार कर दी जाती है जाने अनजाने और भावनाओं के वश भी, तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, ऐसा नहीं है, व्यंग्यात्मक रूप से तो दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी, बट थोड़ी सी
हास्य व्यंग भी चले, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हो, थोड़ा सा हास्य व्यंग के रूप में भी एक दूसरे को आप, पर कम से कम प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे, ऐसा रहे प्रेम से रहे। नहीं, हास्य हो, हास्य हो, हास्य हो, उपहास नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। उपहास नहीं हो, एक दूसरे की परस्पर रिस्पेक्ट हो। बहुत शुक्रिया टाक साहब, बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया खंडेलवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस तरह से हमने सदन की कार्यवाही को देखा और कई घोषणाएं हुई, और अगर ये घोषणाएं आपके लिए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी असेस करना है कि आज जो कुछ जिस तरह से सदन चलता हुआ कम से कम दिखाई दिया, क्या उस तरह का सदन चलता हुआ अच्छा नहीं दिखता है जब एक दूसरे का परस्पर सम्मान हो, एक दूसरे की परस्पर इज्जत हो। आज ये था हमारा प्रश्नकाल।